Hello everyone, welcome to the SPM IGS Academy. My name is Prashant Kumar Mishra and today I'll be presenting the current affairs for you. तो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है एपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो ओवर हो चुका है और आप सब लोग अब मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे। जिनको प्रीलिम्स देना था वो भी, जिनको नहीं देना था वो भी, जिनका अच्छा हुआ वो भी, जिनका नहीं अच्छा हुआ वो भी, सब लोग प्रीलिम्स छोड़ के अब मेंस की तैयारी में लगेंगे। तो मेंस की तैयारी करना इम्पोर्टेंट है और ये चारों टॉपिक मेंस को काफ़ी हद तक कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। आज हम लोग चार टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें एक जीएस पेपर 2 के रिगार्डिंग है ऑन द बैलेट, फिर एक रिगार्डिंग है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड ऐसे के रिगार्डिंग, जिसमें आपको आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी हुई है। नो मेजर चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है आपको डायरेक्टली जीएस पेपर 3 का पार्ट बनता है, बट सोशल जस्टिस में भी उसका डेटा आप यूज कर सकते हो जो जीएस पेपर 2 में आता है। और जीएस 1 में अगर वुमेन रिलेटेड डेटा है तो जीएस 1 में भी आप उसका यूज कर सकते हो। फिर आता है फार्मिंग, फार्मिंग और एग्रीकल्चर आपको डायरेक्टली जीएस पेपर 3 का पार्ट बनता है, जीएस पेपर 1 में भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा। तो हम इन सब सारे टॉपिक्स का आज एनालिसिस करने वाले हैं। Here is a brief introduction about me. Let's start with the first topic of the day. तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे हमने उठाया द हिंदू से। द हिंदू क्या कहता है? ऑन द बैलेट ऑन द जनरल इलेक्शन टू द 18th लोकसभा। ये बात कर रहा है 18th लोकसभा की। हमें पता है कि 18th लोकसभा अभी इंडिया में कंडक्ट होने वाले हैं और 18th लोकसभा के लिए अनाउंसमेंट हो गया है कि कितने फेज में इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन 7 फेज में होने वाला है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है। और टोटल 44 डेज, लगभग 1.5 महीना के आसपास का टाइम लगेगा, 1.5 मंथ्स के अराउंड, जिसमें कि इलेक्शन पूरा कंडक्ट होगा। तो इलेक्शन हो रहा है, इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अगर हम एपीएससी या यूपीएससी के पर्पज से देखते हैं तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? इलेक्शन होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इलेक्शन क्या फ्री एंड फेयर हो रहा है क्या? फ्री एंड फेयर हो इलेक्शन होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इलेक्शंस हमेशा होते रहते हैं, हमारे यहाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन की भी बात हो रही है। इंडिया एक काफी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, बहुत सारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, बहुत सारा डाइवर्सिटी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे में क्या हम वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाते हैं क्या? ये कराने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, उस पे हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल किसका होने वाला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होने वाला है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी काम करे वो फ्री और फेयर होना चाहिए। सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, फ्री एंड फेयर दिखना भी चाहिए। तब जाके हमारा इलेक्शन प्रोसेस जो लगेगा वो और ज्यादा डेमोक्रेटिक लगेगा। अब हम बात करेंगे थोड़े प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स जो अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने में दिख रहे हैं, जो इस आर्टिकल ने उजागर किए थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो अभी होंगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है? तो एक दिखाई दे रहा है अनइवन प्लेइंग फील्ड। सारे पार्टीज के लिए, अगर कोई रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, बहुत सारे पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो रखा है। अगर हम बात करें एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की, कांग्रेस की, तो कांग्रेस का बैंक अकाउंट लास्ट मंथ क्या कर दिया गया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, थोड़ा बहुत प्रोसीजरल लैप्स लगा के। तो यहाँ पे हमें कांग्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम में भी डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी लिख सकते हैं, इतना हमारे लिए काफी है। एक एलेज्ड प्रोसीजरल लैप्स लगा के कि थोड़ा प्रोसीजर में उनके अकाउंट में क्या है? लैप्स है, बहुत माइनर सा लैप्स है, बट फिर भी उनके अकाउंट फ्रीज कर देना, ये अनइवन प्लेइंग फील्ड को बताता है। दूसरा, अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम, आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम अलग अलग पार्टीज को अलग अलग तरीके से फायदा दे रहा था, और इसमें भी एलिगेशंस हैं कि रूलिंग पार्टी को ज्यादा फायदा दे रहा था। तो ये भी एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। और हम आगे बात करते हैं, और क्या आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने में प्रॉब्लम्स दिखते हैं? तो एक प्रॉब्लम अभी हमें देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर है, इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? एक चीफ इलेक्शन कमीशन और प्लस 2 इलेक्शन कमीशन। तो उनमें से एक इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था? रिसेंटली रिजाइन किया था, एब्रप्ट एग्जिट हुआ था उनका। और अचानक से फिर दो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि एक पोस्ट पहले से यहाँ खाली थी और एक ने रिजाइन कर दिया, तो दो लोगों का जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ नर्वसनेस को दिखाता है हमारे सिस्टम में। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, जिसको लेके एनजीओ जो है वो कहाँ गई थी? सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि ये प्रोसेस पे रोक लगना चाहिए। 2-3 दिन पहले मैंने इसको न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था। वो भी कंट्रोवर्शियल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट
को किस कमिटी से होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हैं, और जिसमें तीसरा मेंबर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 मेंबर गवर्नमेंट के हैं और 1 मेंबर ऑपोजिशन का, जबकि थर्ड मेंबर अगर सीजेआई होता तो ये सिस्टम ज्यादा फेयर दिखता। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो दिख के सामने आती है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड पोल शेड्यूल, 44 डेज का पोल शेड्यूल है, जिसको बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज क्वेश्चन कर रही हैं कि इतना बड़ा पोल शेड्यूल क्यों है, थोड़ा छोटा नहीं हो सकता था क्या? क्या 30 डेज का नहीं हो सकता था क्या? क्या 20 डेज का नहीं हो सकता था क्या? इतना लंबा इलेक्शन शेड्यूल से क्या रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा अपोजिशन पार्टी जो है वो एलिगेशन लगा रही है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में ऑल 7 फेजेस में इलेक्शन है, पूरा इलेक्शन 7 फेज में होना, और वेस्ट बंगाल में भी 7 फेज में इलेक्शन होगा, टुकड़े टुकड़ों में बांट के होगा। तो वहां की पार्टीज जो है वो भी एलिगेशन लगा रही है कि क्या ये रूलिंग पार्टी, जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, उसको फायदा तो नहीं पहुंचा रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली ईवीएम के बारे में भी क्वेश्चंस उठते रहते हैं, और उसको वो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफेंस देते रहती है कि ईवीएम में किसी तरह का हैकिंग वैकिंग पॉसिबल नहीं है, वो डिफेंस देती रहती है। बट इसमें से पब्लिक ट्रस्ट लोगों का थोड़ा अगर कम हो रहा है, तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाने के लिए और काम इलेक्शन कमीशन को करना होगा। पहले इलेक्शन कमीशन ने क्या किया हुआ है, वीवीपैट, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये मैकेनिज्म लेके आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आज भी यूज होता है कि आप जब भी ईवीएम से बटन दबाओगे, वहां से एक पेपर स्लिप निकलेगा 7 सेकंड के विंडो तक, और वो बॉक्स में ड्रॉप हो जाएगा, और जो जिस पे आपने वोट दिया होगा वो पेपर स्लिप पे दिखेगा कि आपने किसको वोट दिया है। तो थोड़ा ईवीएम पे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। तो खैर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रस्ट को और बढ़ाए रखने की जरूरत है। तो ये पूरा टॉपिक इसी के बारे में था कि इंडिया का जो जाना जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समराइज करें, तो समराइज करने में हमें क्या चीज दिखाई देती है? समराइज करना हम स्टार्ट कर सकते हैं एस वाई कुरैशी, जो एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के, उनके स्टेटमेंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उनका स्टेटमेंट है, इंडिया इज नोन फॉर 3 थिंग्स, इंडिया 3 चीजों के लिए जाना जाता है। एक महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है, एक ताजमहल के लिए जाना जाता है, और तीसरा इलेक्टोरल सिस्टम के लिए जाना जाता है, इलेक्शंस के लिए जाना जाता है। अगर हम इंडिया में बात करें, अभी 18th लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, जो 7 फेज और 44 डेज के लिए होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, और वह ऐसा लोगों को भी दिख सके कि हाँ, इलेक्शन जो हुआ है वो फ्री और फेयर हुआ है। इसके लिए अगर कोई अनइवन प्लेइंग फील्ड है, उसको इवन करने की जरूरत है, और ये काम किसको करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी करना चाहिए। तो क्या क्या अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड दिखता है? अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था, ईसीआई के मेंबर का एब्रप्ट रेजिग्नेशन, 2 नए ईसीआई मेंबर का जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट, उनके मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट है ना, प्रोलॉन्ग शेड्यूल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस टॉपिक में दी गई हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं आज का हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमेशा न्यूज में रह रहा है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लिंक करता है इलेक्शन को, इलेक्शंस को, इंडिया के इलेक्शन, वर्ल्ड वाइड इलेक्शन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिंक करता है। इसके लिखने वाले जो ऑथर हैं वो श्री एम के नारायणन है। एम के नारायणन इंडिया के एक्स एनएसए रह चुके हैं। जब अभी एनएसए कौन है, श्री अजीत डोवाल, तो वैसे ही ये भी एक्स एनएसए रह चुके हैं। और ये इलेक्शंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या डार्क इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसको ये बताने का यहाँ पे काम करेंगे। ऑब्वियसली गवर्नेंस, इलेक्शन की बात करें तो हम पॉलिटी और गवर्नेंस, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो साइंस एंड टेक, और सबसे ज्यादा ऐसे के लिए हमारा टॉपिक और ज़्यादा हमारे पास क्रिएट होगा, और अब ज़्यादा हमारे पास नॉलेज बढ़ेगा अगर इस टॉपिक को हम अच्छे से समझते हैं तो। इनका कहना ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, वो ह्यूमन हिस्ट्री में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह है। ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, जो कहीं भी आप आंसर्स के शुरुआत में या ऐसे के शुरुआत में यूज़ कर सकते हो, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो ह्यूमन हिस्ट्री के प्रोग्रेस में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह नज़र आ रहा है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है।
जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, चैट जीपीटी वगैरह बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स वगैरह आप लोगों ने देखे हैं, है ना। बहुत सारी मूवीज अभी आ रही है, इंडिया में भी मूवीज ऐसी बनी है जो कि रोबोट के ऊपर है, जिसमें कृति सेनन ने एक रोबोट का रोल प्ले किया है जो कि ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटीज को मिमिक करेंगे। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा क्या फायदा या क्या नुकसान होने वाला है, ये टॉपिक ज्यादातर हमें कंसर्न्स को बताता है कि क्या कंसर्न्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ेगा, फॉल्सहुड फॉल्सहुड और फैक्ट जो है बहुत ज्यादा रॉन्ग तरीके से लोगों के सामने परोसे जाएंगे और लोग उस पर बिलीव भी करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम सैम ऑल्टमैन की माने, सैम ऑल्टमैन का नाम आपको पता होगा, जो कि ओपन एआई कंपनी जो है, ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया हुआ है, उसके जो सीईओ रह चुके हैं सैम ऑल्टमन ये बिलीव करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है हिस्ट्री में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज तक की जितनी टेक्नोलॉजी आई है, कोई इंटरनेट की बात कर लो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर लो, एयरपोर्ट फ्लाइंग की बात कर लो, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं। तो पॉजिटिव्स भी हैं हमारे पास, बट हमारे पास निगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स क्या है, बहुत लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एआई इंप्रूव कर सकता है, ये एआई के पास क्या है, पोटेंशियल है। बट रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि ये ह्यूमन वैल्यूज को अंडरमाइन कर सकता है, ह्यूमन वैल्यूज को एग्जिस्टेंशियल रिस्क पे लेकर के आ सकता है। अगर हम इलेक्शंस की बात करें, इंडिया में इलेक्शन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, 19 अप्रैल से 1 जून तक इलेक्शन चलने वाला है। तो हम उसमें एआई के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की 50 कंट्रीज में इलेक्शन इस साल होना है, जो कि जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें यूके, मैक्सिको, यूएस, बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शंस होने हैं, थोड़े बहुत या ज्यादा इलेक्शंस होने हैं। तो हर कंट्रीज में एआई का रोल थोड़ा या ज्यादा रोल देखने के लिए मिलेगा। तो एआई का कैसा रोल देखने के लिए मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का आपने नाम सुना है, जेमिनाई का नाम सुना है, को पायलट, ये सारे एआई ऑलरेडी यूज हो रहे होते हैं और ये एक गेम चेंजर की तरह एक्ट कर रहा है। एआई के जो नए नए मॉडल होंगे वो इलेक्टोरल बिहेवियर, हम लोगों के बिहेवियर, जो हम लोग वोट करेंगे, हमारे बिहेवियर्स को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और वर्डिक्ट्स को, जब हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो हमारे वोट्स चेंज हो जाएंगे, हमारे वोट्स चेंज हो जाएंगे तो हमारा वर्डिक्ट, हम लोग जिसको जिताना चाहते हैं उसको नहीं किसी और को जिता देंगे, वर्डिक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Those wishing to employ generative AI to try and transform the electoral landscape do not have adequate time to fine tune their AI model. Maybe ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लो 2024 में इतना ज्यादा एआई का यूज नहीं हो इलेक्शंस में, बट आने वाले टाइम में तो होगा, 2029 में तो होगा इंडिया में, और बाकी जगह पे तो होगा। आने वाले टाइम में एआई का रोल बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। एआई से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, डीप फेक। डीप फेक जैसे आपने वीडियो देखा होगा, स्मृति मंधाना जो रश्मिका मंधाना, सॉरी, रश्मिका जो एक्ट्रेस हैं, उनका डीप फेक वीडियो आपने रील्स में या मीम्स में देखा होगा या फिर न्यूज में देखा होगा कि कैसे उस पे डीप फेक से किसी और का वीडियो उनके ऊपर पोस्ट कर दिया गया था और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोला था कि डीप फेक से हमें बच के रहने की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स के डीप फेक्स वीडियो बन सकते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं। जनता इनोसेंट होती है, हर चीज को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। प्रोपेगेंडा तो हमेशा ही होते आया है इलेक्शंस में, और प्रोपेगेंडा का नया नया टेक्निक्स आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, जिससे कि डीप वेव फेक जो है और ज्यादा इनएविटेबल होते जा रहा है, जो कि इलेक्टोरेट को और ज्यादा कंफ्यूज करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। एआई बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करेगी, एआई जो डिटरमाइन करेगी वही सही लगेगा, और जो डिटरमाइन नहीं करेगी वो क्या लगेगा, गलत लगेगा। हमारे बिलीव्स जो हैं वो मिस्टेकन होने लगेंगे, फॉल्सहुड के चांसेस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये सोफिस्टिकेटेड एआई टूल्स हमें और ज्यादा कंफ्यूज करेगी, इलेक्टोरेट को और ज्यादा कंफ्यूज करेगी, ऐसे इमेज दिखाएगी जो रियलिस्टिक से लगेंगे। उसमें हम बिल्कुल फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि रियल क्या है और फॉल्स क्या है, इमेजिनरी क्या है, जो कभी एग्जिस्ट नहीं भी करती है। वैसा भी एक्सपीरियंस एआई दिखाएगी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी इलेक्टोरेट को, जिससे कि रियलिटी बिल्कुल बदली बदली सी नजर आएगी और उसके बाद लोगों के ओपिनियन चेंज हो जाएंगे, प्रोपोगेंडाज में बदल जाएगा और लोग अलग तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल सेट टू ओवरवेलम द इलेक्टोरेट।
जो डिस इन्फॉर्मेशन होगा वो क्वालिटी में भी इतना क्लोज होगा रियलिटी के, जो लोगों के पता नहीं चलेगा, और क्वांटिटी भी उसका इतना ह्यूज होने वाला है कि लोगों को बल्क मात्रा में बार बार अगर गलत इन्फॉर्मेशन भी परोसो तो उनको सही लगने लगता है। तो ये जो है, ये डीप फेक्स और एआई का जो प्रॉब्लम है वो सीधे सीधे इलेक्शंस में दिखेगा। वोटर्स को माइक्रो टारगेट किया जाएगा, छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं वोटर्स के, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे उनको टारगेट किया जाएगा। और ये टारगेटिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, ऐसा ये जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे एक्स एनएसए रह चुके हैं, वो हमें यहाँ सावधान करते हैं। एआई से हमें चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने की जरूरत है, ये बोलते हैं कि एआई से करी हुई कोई भी चीज में सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें ये चीज पता रहे कि एआई पे हम हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एआई एंड एजीआई कैन नॉट बी ट्रस्टेड एवरी टाइम, हम हमेशा उस पर ट्रस्ट नहीं करें। इनफैक्ट गूगल का जो एआई आया था, जिसको हम बार्ड के नाम से जानते हैं, जैसे चैट जीपीटी आया, गूगल ने भी अपना बार्ड लेके आया, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं, उसमें गलतियां निकलने लगी और पब्लिक क्रिटिसिज्म होने लगा, पूरे वर्ल्ड में उसका क्रिटिसिज्म होने लगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि एआई जो है इतना डिपेंडेबल नहीं है, उस पर 100% हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं, उसमें भी इनकंसिस्टेंसीज हैं। तो ध्यान रखने वाली बात ये है इलेक्शंस के टाइम में कि हमें एआई का जो भी पोटेंशियल मिसचीफ है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आगे आने वाले इलेक्शंस में हमें एआई से डील करने के लिए रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, और हमारे जो इलेक्टोरेट हैं, जो लोग वोट करेंगे, उनको और ज्यादा ये समझने की जरूरत है कि जो भी चीज टेक्नोलॉजी से आ रही है वो सही नहीं है, रादर की गलत भी हो सकती है। इंडिया कैसे एआई को हैंडल कर रहा है? इंडिया मानता है कि ये पोटेंशियल है, एक डिसरप्टिव पोटेंशियल है एआई का, और एआई के बेनिफिट्स भी हैं, बट एआई मेलेफिक भी हो सकती है, खराब इंटेंशन वाली भी, के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है। आई होप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिली होगी। बहुत सारे कीवर्ड मैंने जो हाईलाइट करे हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और ये कीवर्ड्स आप डायरेक्टली ऐसे वगैरह और जीएस3 में यूज कर सकते हो। अगर हम समराइज करने की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शन, रैपिड डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट वी आर एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हम किस पॉइंट पे हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ह्यूमन जैसी कैपेबिलिटी को मिमिक करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई वाले बोलते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बताते हैं एआई को। एआई के बेनिफिट भी हैं, एआई के रिस्क भी हैं, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग रिस्क ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। रिस्क क्या है? डीप फेक। रिस्क क्या है? ऐसा प्रोपेगेंडा जो पहले कभी देखा नहीं गया। रिस्क क्या है? इलेक्टोरेट को कंफ्यूज करना इलेक्शंस में। रिस्क क्या है? फॉल्सहुड के चांसेस बढ़ना, मिस्टेकन बिलीफ, लोगों का जो बिलीफ है मिस्टेकन वो बढ़ेगा। एआई डिटरमिनिज्म, एआई सारी चीजें डिटरमाइन करेगी, ऐसा हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है? हमें पहले ये समझना होगा कि एआई कैन नॉट बी ट्रस्टेड, एआई को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। गूगल के एआई मॉडल का एक एग्जांपल है ना बार्ड, जिससे हमें सीधे समझ में आता है कि एआई को हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एआई में इनकंसिस्टेंसीज है, एआई में अनडिपेंडेबिलिटी है। एआई से बचाव ही समाधान है, मतलब अवेयरनेस से ही हम एआई से, एआई के होने वाले रिस्क से फिलहाल 2024 के इलेक्शंस में बच सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है द हिंदू से, और नेक्स्ट टॉपिक बात करता है नो मेजर चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और वेज एंड टेन्योर्स। एक रिसेंट स्टडी हुई है, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप या बोल सकते हो एनजीओ ने एक स्टडी पब्लिश की है कि लास्ट 10 ईयर्स उसने टाइमलाइन लिया है, और लास्ट 10 ईयर्स में वो बोल रही है कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस में या वेज में, वेज मतलब रेमुनरेशन में, सैलरी में कोई बहुत ज्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिला है। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज करोगे? इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, सोशल जस्टिस में आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हो, उसके अलावा पॉवर्टी में यूज कर सकते हो डेटा को, जीएस1 में जहां वुमेन रिलेटेड डेटा अगर आए तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो फोरम है जिसने ये रिपोर्ट बनाया है, रिपोर्ट का नाम है एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एंड इक्वालिटी, और फोरम का नाम है बहुत्व कर्नाटका, जिसने ये रिपोर्ट बनाया है। ये अलग अलग चीजों पे रिपोर्ट बताती है, ये बोलती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हुआ है भी कि नहीं हुआ है, जॉब्स फॉर्मलाइज हुए कि नहीं। इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर आप समझते हो। फॉर्मल सेक्टर में आपको क्या मिलता है? हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, पीएफ मिलता है, आपका सैलरी फिक्स होता है। तो ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स हुआ है कि नहीं हुआ है? आप डेली वेज की तरह काम कर रहे हो क्या?
इम्प्रूवमेंट इन वेजेस, वेजेस जो है, सैलरी जो है, रेमुनरेशन जो है, वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर हम बात करें नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज मतलब मिनिमम, फ्लोर मतलब नीचे की सतह को फ्लोर कहते हैं, तो मिनिमम वेज ही आप समझ सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसने 1-2 साल पहले उसकी एक कमेटी ने ऐसा रिकमेंड किया था कि हम लोग मिनिमम वेज कितना करते हैं, 375 रुपीज करते हैं पर डे। अगर कोई पर्सन काम करता है कहीं पे जाके, तो मिनिमम उसको 375 रुपीज तो मिले ही। ये सर्वे ये बताता है, बहुत तो कर्नाटका का रिपोर्ट ये बताता है कि अभी भी 34% हाउस होल्ड इंडिया में ऐसे हैं जो अगर काम करते हैं तो पर डे का उनको लेस देन 375 रुपीज मिलता है, मतलब 34% इससे कम कमा रहे हैं। लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी, लास्ट ईयर इनफैक्ट उससे भी पहले वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी 2022 में, एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट ने ये बोला था कि इंडिया की बात करी थी कि टॉप 1% इंडिया में जो लोग हैं वो 22% नेशनल इनकम रखते हैं, और 10%, टॉप 10% इंडिया के लोग कितना परसेंट रखते हैं, 57% नेशनल इनकम रखता है। बट जो नीचे के 50% जनता है, नीचे की 50% जनता है, लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसके पास सिर्फ 12.5% ही इंडिया का नेशनल इनकम जा रहा है। ये डेटा डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, जहां बात इनइक्वालिटी की हो रही है, डायरेक्टली डेटा आप वहां पे यूज कर सकते हो। और इंक्लूसिव ग्रोथ करके डायरेक्ट टॉपिक होता है जो जीएस पेपर 3 में मिलता है, वहां पे डायरेक्टली ये डेटा आपको यूज करना है। डेटा शो दैट द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर में अभी भी एम्प्लॉयमेंट कितना है, 25% से कम है। बाकी 75% एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर से ही आ रहा है। द शेयर ऑफ दोज हु वर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो लगभग 50% के पास है। बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड में वुमेन है, वुमेन की संख्या जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बढ़ी है। इट ऑल्सो सॉ द हाइएस्ट ग्रोथ ऑफ 8 पॉइंट, वुमेन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। पहले अगर 2011-12 से बात करें, 2011-12 में वुमेन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 56.5% था, चाहे वो एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, चाहे कोई भी अपना छोटा मोटा काम कर रही हैं, और वहां से बढ़ के 64.3% हुआ है वुमेन में। एक और डेटा अगर हम बात करें इसी का, वो बोलता है कि वुमेन में 2011-12 से 2012-22-23 10 साल में, लास्ट 10 सालों में अनपेड लेबर जो है, अनपेड लेबर वुमेन में बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर पहले अनपेड लेबर 4 में से एक वुमेन अनपेड लेबर वाली थी, तो अब 3 में से एक वुमेन अनपेड लेबर वाली है। अब वो वुमेन कहाँ काम करती है, लेबर तो कर रही है बट अपने फैमिली बिजनेस में कर रही है या अपने फैमिली एग्रीकल्चर में कर रही है, जहाँ पे उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, काम कर रही है बट उसको लेबर का पैसा नहीं मिल रहा है ना। तो ज्यादा वुमेन, अब पहले 4 में से एक वुमेन थी मतलब 25% वुमेन, अब 3 में से एक मतलब 33.33% वुमेन अनपेड हो चुकी हैं। बाकी ये बहुत सारा चार्ट और डेटा भी हमने उन लोगों ने दिया हुआ है, इसको हमें एनालाइज करेंगे तो यही चीज निकल के आएगी। देयर हैज नॉट बीन एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इनकम इन लास्ट 5 ईयर अक्रॉस एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, लास्ट 5 साल में कोई एवरेज इनकम में चेंज नहीं हुआ है। लास्ट 5 साल का डेटा ये लोग बताते हैं, एवरेज इनकम में कोई खास चेंज देखने के लिए नहीं मिला है, ये डेटा ये बताती है। और भी बहुत सारा मैप वैप वो लेके आती है, चार्ट वार्ट वो लेके आती है, वेल्दिएस्ट पर्सन का चार्ट लेके आती है, जो देखोगे ऊपर की तरफ भाग रहा है, पुअरेस्ट पर्सन का चार्ट लेके आती है, जो देखोगे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये भी क्या दिखाता है कि अमीर और गरीब में जो गैप है, इनइक्वालिटी है, वो और ज्यादा बढ़ रही है। मैंने बात किया NFLMW मतलब फ्लोर वेज की, मिनिमम फ्लोर वेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक कमेटी थी, उसने 2019 में क्या डिसाइड किया कि 375 रुपीज कर देते हैं, मतलब 3050 पर वीक कर देते हैं। उसके हिसाब से बहुत सारे लोग, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की बात करें, 50% लोग वहां पे इससे 375 से पर डे कम कमा रहे हैं, और 30 करोड़ वर्कर्स जो हैं इस मिनिमम वेज से इंडिया में कम कमा रहे हैं। यह सारा रिपोर्ट ये चीजें बताता है। रिच और पुअर के बीच का डिवाइड और ज्यादा बड़ा है। लास्ट 10 ईयर्स में जीडीपी पर कैपिटा जो इंक्रीज हुई है वो 60% से, while close to 35% of total household earn less than NFLMW, मतलब फ्लोर वेज से कम 35% हाउस होल्ड ने गेन किया है। मतलब जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी तो आप समझते हो, जीडीपी पर कैपिटा, पर पर्सन जीडीपी भी 60% बढ़ रही है, तब भी 35% लोग जो है इंडिया में एक मिनिमम वेज से कम ही कमा पा रहे हैं। तो ये सारा चीज ये
बता रही होती है। यहाँ भी इनइक्वालिटी का डेटा है। ये सारे डेटाज हमें याद नहीं रखने हैं। एक दो डेटा जो मैं यहाँ समरी में आपको बताऊंगा, ये अगर आपने याद रख लिया तो आपके एग्जाम के लिए काफी होगा, आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी होगा। ये आप रिपोर्ट का नाम याद रख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट वेजेस एंड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। और बहुत तो कर्नाटका जो बॉडी है, ये एनजीओ जैसा काम करती है, इसका नाम भी याद रख सकते हो। इसका एग्जाम्पल हम लोग यूज करेंगे जीएस पेपर 2 में यूज करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स का इसने डेटा दिया। और फ्लोर वेज कितनी बात करी, 375 पर डे, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने कभी डिसाइड किया था 2-3 साल पहले कि इतना फ्लोर वेज हो सकता है। 34% हाउस होल्ड इससे भी कम कमा रहे हैं। 2012-22 का एक डेटा है। डेटा किसका है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस का। वो क्या बोलता है? इंडिया में टॉप 1% पॉपुलेशन कितना कमा रही है? 22% नेशनल इनकम। टॉप 10% पॉपुलेशन कितना कमा रही है? 57% ऑफ नेशनल इनकम। और बॉटम 50% सिर्फ 12.7%। है ना? देखो, टॉप 10% मिलके आधा ज्यादा संपत्ति ले गई है। तो ये इनइक्वालिटी को बताता है। ये डेटा आप याद रख सकते हो। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कितना है? लेस देन 25%। इसका सिंबल क्या होता है? लेस। वुमेन अनपेड वर्क में पहले 4 में एक वुमेन थी, अब 3 में एक वुमेन है। ये डायरेक्ट जीएस 1 में यूज कर सकते हो, जहां हम किसकी बात करेंगे? वुमेन की बात करेंगे। देयर हैज नॉट बीन एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इनकम इन लास्ट 5 ईयर। अगर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते हो, खासकर 4, 5, 6, फर्स्ट, सेकंड, तो आपको ये जो एम्प्लॉयमेंट वेज एंड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, ये मेंशन करना जरूरी है। अगर आप ये डेटा लिखते हो तो इसमें आपको वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस का डेटा मेंशन कर सकते हो। आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इसकी बात करता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द फार्मिंग बास्केट। फार्मिंग, फार्मिंग का बास्केट, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की बात करता है। एग्रीकल्चर डायरेक्टली जीएस 3 पेपर 3 का पार्ट बनता है। एग्रीकल्चर खूब धूम मचाता है अगर यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें। एपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये है एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको राइटर लिखने वाले हैं मिस्टर अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी काफी ज्यादा एग्रीकल्चर पे इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखते हुए आते हैं। हमेशा टाइम टू टाइम उनका एक आर्टिकल आपको एग्रीकल्चर पे देखने को मिल जाएगा। इस टॉपिक की हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है? इसमें उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। आपको ये पता है कि फार्मर्स जो है इंडिया में काफी प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और उस फार्मर्स प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट आपको कहां से दिखता है? पंजाब के फार्मर से दिखता है, हरियाणा के फार्मर से दिखता है। ये लोग काफी प्रोटेस्ट करते दिखते हैं। ये लोग प्रोटेस्ट में किसकी मांग करते हैं? कि एमएसपी कर दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एकदम लीगलाइज कर दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत सारे क्रॉप्स के लिए कर दिया जाए। एक्चुअली में पंजाब और हरियाणा वाले क्या ग्रो करते हैं? पंजाब और हरियाणा वाले ग्रो करते हैं राइस। पंजाब और हरियाणा वाले ग्रो करते हैं व्हीट। मैक्सिमम राइस एंड व्हीट ही ग्रो करते हुए पाए जाते हैं पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं। राइस और व्हीट, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से राइस और व्हीट सिस्टम जो है बहुत ज्यादा तेजी पकड़ा पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में काफी हद तक फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलते हैं, वो नीचे से ग्राउंड वाटर उस इलेक्ट्रिसिटी से एक्सट्रैक्ट करते हैं और पूरे अपने खेतों में उससे पानी गिराता है ना? तो ग्राउंड वाटर का भी एक्सट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी वेस्टेज है। फिर उनको फर्टिलाइजर काफी काफी सब्सिडी मिलता है उनको फर्टिलाइजर पे। फिर वो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को यूज करते हैं और फिर उस फर्टिलाइजर के यूज करके राइस और व्हीट उगाते हैं। उस राइस और व्हीट को कहाँ बेचते हैं? फिर गवर्नमेंट को ही कहाँ बेचते हैं? एमएसपी पे बेच रहे होते हैं। ये पूरा पंजाब और हरियाणा में सिस्टम चल रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है, ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर कम होने से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। अगर हम बात करें किसका? पंजाब का। डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। सॉयल जो है, सॉयल, वो सॉयल सैलिनाइज्ड हो रही है, सैलिनाइज्ड, नमकीन होती जा रही है ना? कैंसर का कारण बनते जा रहा है। बहुत सारा हैवी मेटल्स नीचे से पानी से निकल निकल के आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम होती जा रही है। तो पंजाब और हरियाणा में क्या चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो डेटा के बेसिस पे बहुत सारा डेटा इन्होंने श्री अशोक गुलाटी जी लेके आए और उन्होंने इसके बेसिस पे ये बोला है कि पंजाब और हरियाणा, ऐसा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, मतलब खेती जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर वो बात करें, वो सीधे सीधे यहाँ पे डेटा के टर्म में बात करते हैं कि पंजाब जो है वो 13th नंबर पे आता है अगर एग्रीकल्चर जीडीपी ऑन पर हेक्टेयर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर जीडीपी पर हेक्टेयर की बात अगर की जाती है, पर हेक्टेयर कितना एग्रीकल्चरल जीडीपी है,
पंजाब 13 पॉइंट पे आता है। यहाँ पे उन्होंने मेथड दिया है, मेथड जो आप पढ़ते हो, एक मेथड है नेट सोन एरिया का, एक मेथड है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का। आपको आपके मन में ये आ रहा होगा ये क्या है नेट सोन एरिया। मान लो कि ये पंजाब की ये एरिया है ना, तो जितने एरिया पे खेती की जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया। फिर बात आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है। मान लो इसी एरिया पे साल में 2 बार खेती की जाती है, तो इन्हीं सब एरिया को 2 बार काउंट कर लिया जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है। तो अगर हम ये मेथड्स का यूज करके ये निकालें कि पर हेक्टेयर कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसका आता है, आंध्र प्रदेश का आता है। ये डेटा उन्होंने 2021-22 के लिए लिया है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश, उसके बाद प्रोडक्टिविटी है वेस्ट बंगाल का, उसके बाद प्रोडक्टिविटी है तमिलनाडु का। पंजाब बहुत पीछे आता है 13th। तो पंजाब को इतनी फैसिलिटी मिली ओवर द टाइम, फिर भी इतना पीछे क्यों है, क्योंकि ये लोग फूड को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इतना पीछे। इनफैक्ट उड़ीसा वगैरह बिहार का भी एग्जाम्पल दिया गुलाटी जी ने, और बोला कि देखो ये सारा ग्राफ बनाए कि वेस्ट आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब के बाद में कहीं जा करके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पंजाब और हरियाणा देखने के लिए मिलेगा। तो इतना पीछे क्यों हो जा रहे हैं बीच में। अब पंजाब और हरियाणा राइस फीड सिस्टम में फंसे हुए हैं, एमएसपी उनको चाहिए, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है, फ्री पावर उनको मिलता है, हाई सब्सिडी फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तब भी अपना एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे। जोल कमेटी करके एक कमेटी आई थी 1986 में, बाद में भी उसने रिपोर्ट दिया है। उसने बोला था कि पंजाब और हरियाणा को अपना एग्रीकल्चर क्या करने की जरूरत है, डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। वीट एंड राइस को छोड़ने की जरूरत है। वीट एंड राइस से ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट लेट तो हो गया है, बट इट्स नेवर टू लेट, जब जागो तभी सवेरा बोलते हैं। पंजाब और हरियाणा के लिए भी अभी डेस्परेट टाइम है कि राइस कल्टीवेशन से जुड़ जाए। राइस बहुत ज्यादा पानी पीती है, वाटर गजलिंग क्रॉप आप बोल सकते हो राइस को, वाटर गजलिंग क्रॉप बोल सकते हो। अगर राइस कल्टीवेट करके राइस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो सोचो राइस नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, ये वाटर भी फ्री में एक्सपोर्ट हो रहा है जो राइस कल्टीवेट करने के टाइम यूज हुआ था, जस्ट टू सेव पंजाब और हरियाणा फ्रॉम इकोलॉजिकल डिजास्टर। अब मिनिमम 1.5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ राइस एरिया, इसको चेंज करने की जरूरत है कि राइस की जगह पे पल्स यूज करें, ऑयल सीड यूज करें, है ना, मेज यूज करें, पोल्ट्री यूज करें, इथेनॉल, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारी चीजें यूज करें। ये डेटा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये समझो कि डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और क्या करने की जरूरत है, अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करते तो सबसे पहले कंपेयर किया गया है आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश में ऐसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है, आंध्र प्रदेश में प्रोडक्टिविटी ज्यादा फिशरीज की वजह से है। वहां पे एग्रीकल्चर के साथ लोगों ने इनलैंड फिशरीज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वहां पे जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये तो आंध्र प्रदेश में हो गया फिशरीज की वजह से। फिशरीज में भी उन्होंने हाई वैल्यू श्रिम्प, श्रिम्प आप देखते होगे, श्रिम्प उन लोगों ने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। पंजाब और हरियाणा भी ऐसा कुछ सीख सकता है। तमिलनाडु की बात करते हैं, अगर पंजाब और हरियाणा को फिशरी नहीं करना तो तमिलनाडु से सीख सकता है। तमिलनाडु ने फ्रूट कल्टीवेट किए, फ्रूट में भी क्या कल्टीवेट किया, मैंगो और बनाना, मैंगो और बनाना कल्टीवेट करना शुरू किया। मैंगो और बनाना में भी कैसे हायर वैल्यू मैंगो और बनाना कल्टीवेट करना शुरू किया। बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट डाइवर्सिफाइंग इनटू हॉर्टिकल्चर, इट इज अबाउट एम्ब्रेसिंग इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। सिर्फ फ्रूट कल्टीवेशन से फायदा नहीं हुआ, फ्रूट कल्टीवेशन तो कर ही रहा है तमिलनाडु, बट उसमें भी इनोवेटिव प्रैक्टिस लेके आया। वो इनोवेटिव प्रैक्टिस क्या है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इनोवेटिव प्रैक्टिस क्या है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना मैंगोज के लिए स्टार्ट किया। अगर हम बात करते हैं कि एक एकड़ में अगर 40 ट्री आते थे, तो एक एकड़ में उन्होंने 674 मैंगो ट्रीज लगाए। मतलब एक एकड़ में बहुत अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके, फॉरेन कंट्रीज से सीख के। तो ये तमिलनाडु के फार्मर्स ने वहां पे अडॉप्ट करना यूज किया। जैन इरिगेशन मतलब कंपनी है जो कि स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड करती है, एक मेथोडोलॉजी इरिगेशन का प्रोवाइड करती है, जिससे कि इरिगेशन बहुत एफिशिएंट होता है। तो ये इरिगेशन को उन लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, वाटर काफी सेव हुआ, फर्टिलाइजर काफी सेव हुआ। जब पानी सेव होगा, फर्टिलाइजर सेव होगा, जब आपका डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये केस स्टडी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं केस
स्टडी ऑफ तमिलनाडु की हाउ तमिलनाडु का जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है पर हेक्टेयर वो काफी ज्यादा बढ़ा। सेम गोज फॉर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, वेस्ट बंगाल के लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, और एग्रीकल्चर में इन लोगों ने वेजिटेबल्स का एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, वेजिटेबल ग्रो करना बहुत ज्यादा स्टार्ट किया। और वेजिटेबल ग्रो करने के अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे आसपास में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन बना दिया, जिससे कि इन लोग एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कर पाए, वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट कर पाए, तो वेस्ट बंगाल का भी प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गया। वेस्ट बंगाल का क्रॉपिंग इंटेंसिटी काफी हाई है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी फिर हम बोल सकते हैं कि एक साल में वो लोग काफी ज्यादा 2 बार 3 बार तक इनफैक्ट क्या कर लेते हैं, एक ही एरिया पे कल्टीवेशन कर लेते हैं। 199% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल ने अपने आप को सक्सेसफुली ट्रांजिशन किया कहाँ से, प्रोडक्शन ओरिएंटेड मॉडल टू स्ट्रेटेजिक मार्केट ड्रिवन सिस्टम। अब ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला, इसको डायरेक्ट आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो जैसे ही आप क्या लिखोगे, आंसर्स लिखना स्टार्ट करोगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। फिर बाकी बहुत सारे वेजिटेबल, ब्रिंजल, कैबेज, कॉलीफ्लावर सब मिलियन टन्स में दिया हुआ है, हमें ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। पंजाब में भी डेयरी सेक्टर काफी फ्लरिश कर रहा है। डेयरी सेक्टर में और ज्यादा पोटेंशियल भी है, पंजाब अपनी डेयरी सेक्टर को और ज्यादा बढ़ा सकता है, डेयरी सेक्टर से और भी ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग कर सकता है, चीज चॉकलेट वगैरह बना सकता है ना, और इंडियन मार्केट में और बाहर के मार्केट में पंजाब के फार्मर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जरूरत क्या है, जरूरत है पंजाब और हरियाणा को कि डिमांड ड्रिवन हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल सिस्टम अडॉप्ट करे, राइस और व्हीट सिस्टम से बाहर जाए, एमएसपी से बाहर जाएं, तो ये पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को करने की जरूरत है। क्या वो खुद से बाहर जा पाएंगे, नहीं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा उनको, और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का कंबाइंड सपोर्ट लगेगा। अलग अलग इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, इन फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो जाके ये काम हो पाएगा। अगर हम इसको समराइज करें तो जो डेटा काम का है, जो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, आप उसको लिख सकते हो, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक भी आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट 16 मार्च को जो क्वेश्चन दिया था उसका क्या आंसर होगा। मैंने पूछा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में लाया गया, तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फेडरलिज्म बेसिक फीचर कब बना, किस केस में बना, तो इसका आंसर है एसआर बुम्बई केस। आगे मैं आपको पूछता हूँ ये क्वेश्चन, आप देखो और इसका आंसर कमेंट में लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले रिस्क क्या है, ऑप्शंस पढ़ो, पॉज करो, आंसर मार्क करो कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, काफी फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है ये किसी भी एमसीक्यू, किसी भी एग्जाम में। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, और नेट सोन एरिया क्या होता है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप फटाफट कमेंट में आंसर करके बताओ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।